नमस्कार, मैं अमरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी के एक छोटे से टॉपिक सूर्यातप एवं तापमान के बारे में, अर्थात इंसोलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। इंसोलेशन का अर्थ होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात अंग्रेजी के शब्द इंसोलेशन जो है उसका अर्थ होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसके बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ एल्बिडो के बारे में देखेंगे। पृथ्वी का उष्मीय बजट क्या है इसके बारे में देखेंगे। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के तापमान एवं उसके प्रभाव के बारे में देखेंगे और इन सब का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसके द्वारा जो सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य के जिस सतह से प्रकाश निकलता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं और ये जो प्रकाश निकलता है इसे फोटोन कहते हैं। फोटोन एक प्रकार के ऊर्जा का क्या है, बंडल है, अर्थात ऊर्जा के बंडल के रूप में सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का बंडल है जो विकिरण का रूप धारण करके हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य से आने वाली सूक्ष्म तरंगे विकिरण जब पृथ्वी से टकरा करके पृथ्वी के सतह से या धूल कण से या वायुमंडल के धूल कण से टकरा कर जब वापस होती है तो इस वापस होने वाले तरंग को दीर्घ तरंग के रूप में हम लोग जानते हैं और इसी तरंग का नाम दिया जाता है पार्थिव या भौमिक विकिरण, अर्थात क्योंकि पृथ्वी से वापस होकर गई है। पूछा जाता है कि सूर्यातप क्या है, तो सूर्य से आने वाले जो कुल सौर विकिरण हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। अर्थात ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। कहा जाता है कि सूर्य से जितना ऊर्जा प्राप्त होता है, क्या सारा ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है, नहीं, कुल सौर विकिरण का मात्र 2 अरबवां भाग जो है वो पृथ्वी को प्राप्त होती है और इतने में ही पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा है तो आप सोच सकते हैं कि यदि इससे अधिक ताप प्राप्त होता है तो पृथ्वी पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। और पृथ्वी को जो ये ताप सूर्य से प्राप्त होता है, जो कुल ताप का 2 अरबवां भाग है, वो उसी के कारण भौतिक एवं जैविक घटनाएं जो है पृथ्वी पर क्या होती है, नियंत्रित होती है। अर्थात समस्त भौतिक एवं जैविक क्रियाएं जो पृथ्वी पर है इसी ताप के द्वारा संचालित होता है। चलिए, अब ये जो सूर्य है इससे जो निकलने वाली सूक्ष्म तरंगे विकिरण हैं वो जब वायुमंडल में आता है, वायुमंडल से आने के बाद जब पृथ्वी की सतह पर आती है तो पृथ्वी की सतह से पहले और पृथ्वी की सतह पर जो धूल कण है वो धूल कण क्या करता है कि 2% सौर विकिरण को वापस कर देता है अंतरिक्ष की ओर। उसके अलावा वायुमंडल में जो इसके अलावा वायुमंडल में जो बादल हैं वो वायुमंडल के में बादल क्या करता है कि 14% सौर विकिरण को अवशोषित कर लेता है और 27% सौर विकिरण को अंतरिक्ष में वापस कर देता है। इसके साथ ही वायुमंडल में हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूल कण भी है, जलवाष्प भी है। इन सब के द्वारा 6% सौर विकिरण को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है अंतरिक्ष की ओर। अर्थात जो भी सौर विकिरण पृथ्वी की ओर आ रहा था वो सौर विकिरण जब पृथ्वी को प्राप्त नहीं हुआ और वो सौर विकिरण पुनः वापस वायुमंडल में ही चला गया, अंतरिक्ष में ही चला गया, इसी सौर विकिरण को एल्बिडो कहते हैं। तो पूछा जाता है कि एल्बिडो कितना है, कुल सौर विकिरण का पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर विकिरण का एल्बिडो कितना प्रतिशत है, तो हम लोग कहेंगे कितना, 35%। क्योंकि देखिए 2%, 6%, 27% ये सब एल्बिडो ही हैं। उसके बाद ये जो 14% अवशोषित कर लिया गया है इसे हम लोग नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि उष्मीय बजट किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर विकिरण में से यदि हम एल्बिडो को घटा देते हैं, उसके साथ ही ये अवशोषण जो हुआ है उसको यदि हटा देते हैं, शेष जो प्राप्त होता है वही उष्मीय बजट है। अर्थात इन सब को यदि आप जोड़ेंगे तो 49% होता है। तो 49% जो सौर विकिरण है वो पृथ्वी को प्राप्त 49% जो सौर विकिरण है वो पृथ्वी को प्राप्त नहीं हो सका, तो शेष जो है
वही 51% पृथ्वी का उष्मीय बजट है। इसको अभी हम लोगों ने समझा। आगे देखते हैं कि ये सूर्य है और यहाँ हमने पृथ्वी का चित्र बनाया है, और ये जो बीचों बीच खींची गई रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ 30 डिग्री अक्षांश, यहाँ 66.5 डिग्री अक्षांश और यहाँ 90 डिग्री अक्षांश है। ठीक वैसे ही नीचे भी है। अब पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र में जो तापमान है वो क्या बराबर है या अलग अलग होते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, अर्थात इस भाग पर, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर अर्थात विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, और यहाँ से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और 30 डिग्री अक्षांश नीचे सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ती है, अर्थात सीधी पड़ती है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश धीरे 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 तिरछी हो जाती है 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उसके बाद यदि देखा जाए तो 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच सूर्य की किरणें बिल्कुल निम्नतम पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ पोल में और इधर साउथ पोल में क्या होता है कि बर्फ जमा रहता है, क्योंकि ताप वहाँ सही से नहीं पहुँच पाती है। अब एक प्रश्न उठता है कि सूर्य की किरणें यदि विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस क्षेत्र में चूंकि सूर्य की किरणें जहाँ भी लंबवत, जैसे दोपहर के समय में सूर्य की किरणें सीधी हो जाती है तो हम लोग को सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगती है? दोपहर में लगती है। अर्थात जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो इस क्षेत्र को ताप अधिक प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र को यदि ताप अधिक प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक है कि ताप अधिक प्राप्त होने के बाद इस क्षेत्र में का वातावरण कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा। और वायुमंडल यदि गर्म होगा तो यहाँ का गर्म वायुमंडल, हवा का स्वभाव है कि गर्म होने के बाद वो क्या होता है? हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। अर्थात ये गर्म वायु कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाने के बाद इस खाली स्थान जो होगा, इस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की हवाएं बहुत तेजी से आएगी, और वहाँ जब ही वो आसपास की हवाएं तेजी से आएगी फिर उस क्षेत्र में नमी के कारण वो भी हवा ठंडा होगी, और ठंडा होने के बाद धीरे 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 क्योंकि ताप इस क्षेत्र में अधिक है तो वो गर्म होकर के फिर से वो क्या होगी? ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के बाद जब ऊपर जाएगी तो अर्थात वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में धीरे 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 ऊपर जाने के बाद वो संघनित होना प्रारंभ कर देता है, और संघनित होने के बाद बादल का निर्माण कर लेता है, और बादल का निर्माण कर लेने के बाद बारिश होती है। यही कारण है कि इस विषुवत रेखीय प्रदेश में प्रत्येक दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में, लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच में प्रत्येक दिन बारिश होती है। वो भी झमाझम बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। इसीलिए इस समय जो 2 से 4 के बीच में जो प्रत्येक दिन बारिश होती है, इसे हम लोग अपराह्नकालीन वर्षा कहते हैं। चलिए, अब एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाएंगे। सोचने वाली बात है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो बड़ा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और देखिए कि एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं और सबका जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखीय प्रदेश में तापमान अधिक, अर्थात ताप अधिक होगा। ताप यदि अधिक होगा तो वायुमंडल गर्म होकर के हवाएं कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर यदि जाएगी तो नमी वाला हवा ऊपर यदि गई है तो वो संघनित होकर बादल का निर्माण करेगी। विषुवत रेखीय प्रदेश जो है, इस विषुवत रेखीय प्रदेश में विकिरण अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, अर्थात सौर विकिरण अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। सौर विकिरण यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ तो यहाँ का तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तापमान यदि इस क्षेत्र का अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि वाष्पीकरण का दर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। पानी वाष्प बनेंगे, अर्थात वाष्पीकरण का दर यदि ज़्यादा होगा तो यहाँ आर्द्रता अर्थात नमी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। उसके बाद जब वो हवा ऊपर जाएगा तो ऊपर, क्योंकि
गर्म हवा का स्वभाव होता है कि वो ऊपर जाता है क्योंकि वो हल्का होता है। यदि ऊपर जाएगा तो संघनन की क्रिया होगी, अर्थात बादल का निर्माण होगा। बादल का निर्माण यदि हो रहा है तो फिर वहाँ क्या होगी, झमाझम बारिश होगी। यही कारण है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में प्रत्येक दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में झमाझम बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। इसी को हम लोग अपराह्नकालीन वर्षा कहते हैं। उसके बाद यदि वर्षा अधिक होगी तो इस क्षेत्र में स्वाभाविक है कि जंगल होंगे, पेड़ पौधा अधिक होगा। और यदि पेड़ पौधा अधिक होगा, जंगल अधिक होगा, तो जंगल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ जैव विविधता भी अधिक होगी। अर्थात घने जंगल होंगे तो वहाँ जीव जंतु भी बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे, अर्थात जैव विविधता अधिक होगी। तो सीधा समझिए कि जिस जगह पर विकिरण ज़्यादा होगा वहाँ तापमान अधिक होगा, जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक रहेगी, आर्द्रता यदि अधिक रहेगी तो संघनन की क्रिया अधिक होगी, अर्थात बादल का निर्माण होगा। बादल का निर्माण यदि होगा तो वर्षा भी होगी, और वर्षा अच्छी खासी होती है। उसके बाद है कि वहाँ वर्षा यदि जहाँ ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि वन और जंगल वहाँ ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे। पेड़ पौधे जहाँ अधिक होंगे वहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाए, अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जंगल कहाँ पाए जाएंगे, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कहाँ पृथ्वी के किस भाग को प्राप्त होगी, तो विषुवत रेखीय प्रदेश को। उसके बाद पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखी जाती है, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में। सिंपल है। उसके बाद अब देखिए, अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगल जो हैं, जैसे कांगो या जायरे नदी बेसिन का जंगल है, अमेजन नदी बेसिन जंगल है जो दक्षिण अफ्रीका में है। अमेजन कंपनी जो है इसी नदी के नाम पर रखा गया है, अमेजन नदी के नाम पर ही अमेजन कंपनी है। अमेजन नदी बेसिन का जो जंगल है जिसे सेल्वा या सेल्वास कहते हैं, उस क्षेत्र में इतने घने जंगल हैं क्योंकि यह विषुवत रेखीय प्रदेश में है और ये सब क्रियाएं वहाँ होती हैं। तो इस क्षेत्र में इतने घने जंगल हैं कि अमेजन नदी बेसिन के जंगल, अर्थात विषुवत रेखीय प्रदेश के अमेजन नदी बेसिन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि लगभग 7% ऑक्सीजन इस जंगल से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और यदि बातें समझ में आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं और वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच ला सकूं। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।